हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सेकंड कर लिया था। अब आप लोग पार्ट थर्ड करेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी बड़ी थी, इसलिए जो है तो आप लोग इसे कई पार्ट में करना पड़ता है। क्योंकि गाइज इसको जो तो अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है और तो सब ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाने की बात नहीं है। पढ़ाने को तो अपन बहुत मेहनत करेंगे, बट इसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जो अगर छोटी क्लास रही तो जल्दी अपलोड हो जाती है, जितना बड़ी वीडियो हो उतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ना अपने को 5.2.5 में क्या पढ़ना था, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या है, पावर हाउस है, बिजली घर है। ये भी नोट कर लीजिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसमें जो है तो डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है तो स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं और ये जो है तो प्रोटीन भी क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। फिर प्लास्टिड देखिए, प्लास्टिड किस में पाया जाता है, तो प्लांट कोशिका में पाया जाता है। ये प्लास्टिड 5.2.5 प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड है। जिसे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होती है। दोनों बात नोट कर लीजिएगा आप, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में क्या होता है, अपना खुद का जो है तो क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। फिर क्या हो गया, रसधानियाँ हो गई, वैक्यूम। जो बड़ी सी वैक्यूम आपको दिखाई थी, ये देख लीजिए, अभी संरचना में दिखा दें आपको। ये देखिए, ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी है जो है तो क्या है आपके, इसके रसधानी है, वैक्यूम है, वैक्यूल है। इसमें देखिए रसधानी में क्या पाया जाता है। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रकीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पादप कोशिका की जो रसधानी है, जो वो खाली जगह है जो बड़ी सी, उसमें क्या होता है, उसमें जो है तो क्या भरा रहता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। मतलब पौधों को जो है तो स्फीति, जिससे पौधे क्या है, मजबूत रहें, उसे क्या करेगा, कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है सजीवों की क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट नोट करिएगा।
अगर जो लोग तैयारी करते हैं। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है आपकी। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे क्या है? सूत्री विभाजन कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? सूत्री विभाजन। संतति कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से क्या है? ये मात्र कोशिका है और इसमें ये क्या है? गुणसूत्र हैं। और इसमें से क्या है? ये संतति कोशिकाएं बन गई, ये गुणसूत्र दिए हुए हैं। विभाजन कहते हैं इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, इसमें जो है तो ये क्या है? आपकी मात्र कोशिका है। विभाजित होकर दो समरूप संतति यानी कि अपने समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ये संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती हैं। जो ये संतति कोशिकाएं हैं कैसे बनती हैं? जितनी मात्रा में कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से इसमें भी कोशिकाएं होती हैं। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। यानी कि जो जीव हैं उनके जो है तो जैसे वृद्धि, जो शरीर जो बॉडी है वृद्धि करेगा तो उसके लिए तो सेल का डिवीजन होगा, तभी तो बॉडी की वृद्धि होगी। और मरम्मत में सहायता करती है यानी कि जो भी सेल खराब हो जाती हैं या कहीं चोट आ जाती है, कुछ भी चीज़ होता है उसमें क्या है? ये मदद करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनाती हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? ये देखिए, यह क्या है? ये मात्र कोशिका है। ये क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ? अपने समान क्या है? चार कोशिकाओं का निर्माण किया। फिर इसके बाद ये अर्धसूत्री विभाजन, फिर से अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड फेज में फिर चार कोशिकाओं का निर्माण किए। इसमें से देखिए ये दो कोशिका बनी और इसमें से दो कोशिका बनी, इसमें से दो कोशिका और इसमें से दो कोशिका। इस प्रकार से जो है तो पहले मात्र कोशिका है, फिर फर्स्ट फेज में क्या होता है? इनके दो कोशिकाएं बनती है, फिर दो से क्या है? चार कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार से इसका जो है तो क्या होता है? विभाजन होता है। आपने क्या सीखा? हम लोगों ने जो ये चैप्टर पढ़ा है इससे जो है तो हम लोगों को क्या जानकारी मिली इसके बारे में देख लीजिए। कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है तो ये सक्रिय होती है। पदार्थों की गति को ऐसा नहीं है कि जब चाहे तो जो लिक्विड चला जाएगा और निकल आएगा। ये सब चीज़ ध्यान रख, जो सेल को आवश्यकता है वही अंदर जाएगा और जो नहीं आवश्यकता वो बाहर जाएगा। इस प्रकार ये क्या है? वातावरण यानी कि पर्यावरण से क्या करती है? नियमित करती रहती हैं कि मतलब किसी चीज़ की अधिकता या किसी चीज़ की कमी ना हो। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है, मतलब सेल वॉल होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो है तो किसकी बनी होती है? आपके सेलुलोज की बनी होती है। किसके? प्लांट की।
इस बात को ध्यान रखना है कि सेल जो पादप कोशिका है, जो प्लांट सेल है, उसमें जो तो क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, और जो ह्यूमन बींग से जो जंतु कोशिका उसमें क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर इसकी जो भित्ति होती है तो किसकी बनी होती है प्लांट की, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सेल वॉल जो है तो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती हैं। जो ये पादप कोशिकाएं हैं, तो जो ये फंजाई जो फंगस है आपका, बैक्टीरिया है, तो इसे क्या है, तो बिना फटे अपने जो है तो अंदर जो है तो इसे जो है तो जीवित रहने देती हैं। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें जो केंद्रक होती है तो सेल मेम्ब्रेन और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म द्वारा क्या होती हैं, ये अलग होती हैं। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करती हैं, मतलब निर्देश देती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का कार्य करता है। गोल्जी उपकरण किसका काम करता है, संचयन करता है पदार्थों का, और पैकेजिंग का काम करके पूरे बॉडी को देता है गोल्जी उपकरण। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है तो कलरफुल होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है तो कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें जो है तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, संचय करना है। जैसे आपका शलजम वगैरह हो गया, ये क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, संचय करता है पदार्थ को। आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, ये क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट में आएगा। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रकीय रसधानी होती है। बड़ी केंद्रकीय रसधानी किसमें होती है, प्लांट में होती है। यह कोशिका के स्फीत को बनाए रखती है, और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को क्या करती है, उसमें एकत्रित करती है, संचय करती है ये केंद्रीय रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या है, झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। उनमें क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, और जो क्रोमैटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं, और उनमें केवल छोटे छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। अंगक के रूप में क्या पाया जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जो कायिक कोशिका है मतलब बॉडी का निर्माण होने के लिए क्या होती हैं, इनमें सेल डिवीजन होता है। अब इसके बाद गाइस ये सभी क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन जो है तो आप लोगों को ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो क्वेश्चन हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।